हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल क्लासरूम स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। अच्छा, ये हमारा जो टॉपिक है हमने अपनी लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो इसकी मैं अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने डिस्कस किया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के बारे में। ओके, नाउ आई एम इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन और डिस्कस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। ओके, क्योंकि वो वीडियो बहुत लेंदी हो रहा था इसलिए मैंने इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का तो उसका मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप पहले उससे देख लें, उसके बाद इसको आपको समझने में ईजी हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज मीन्स क्या होता है जनरली कि पर्सन जो प्लेज मीन्स क्या होता है, शपथ लेना। शपथ लेते हैं ना कि हम ऐसा काम करेंगे, बट यहाँ पर क्या है, प्लेज मीन्स आपको शपथ लेता है पर्सन। किस बात की प्लेज लेता है पर्सन? जो 2 पर्सन है आपके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं कि वो जो उसने डेट लिया है, लोन लिया है, उसको रीपे करेगा। ओके, और इस बात की अपनी प्लेज के लिए वो क्या देता है, एज ए सिक्योरिटी कुछ भी अपनी एसेट्स या प्रॉपर्टी रखता है। ओके, सो दैट कॉन्ट्रैक्ट कॉल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज मीन्स जहाँ पर एक पर्सन लोन ऑब्टेन करने के लिए, लोन की रीपेमेंट की श्योरिटी देने के लिए, उसका प्रॉमिस के लिए क्या है, अपनी एसेट्स को एज ए सिक्योरिटी रखता है। सो दैट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। तो जिस पर्सन के पास वो रख रहा है सिक्योरिटी, दैट कॉल्ड प्लेजी और पॉनी। ओके, और जो पर्सन रख रहा है मीन्स जो बोरोवर है, जिसने लोन लिया है, दैट पर्सन कॉल्ड प्लेजर और पॉनर। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। अंडर दिस सेक्शन 172 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइन द प्लेज एज, क्या डेफिनेशन है, द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस इज़ कॉल्ड प्लेज। ओके, जब एक पर्सन जो है अपनी एसेट्स या डिलीवरी ऑफ वो देता है गुड्स किसी अनदर पर्सन को, तो वो क्या है, बेलमेंट ही होता है। लेकिन यहाँ पर बेलमेंट या डिलीवरी ऑफ गुड्स किस लिए देता है? फॉर दी सिक्योरिटी ऑफ डेट और फॉर दी परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। ओके, प्रॉमिस को परफॉर्म करने के पर्पज से देता है या डेट की सिक्योरिटी के, तो दैट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। Thus, a bailment of goods with an intention to provide a security as to be bailed is pledge. ओके, जब आपकी इंटेंशन है ये कि आप सिक्योरिटी देना चाहते हैं डेट जो आपने लिया है उसके लिए, तो वो प्लेज होगा। अगर आपकी इंटेंशन नहीं है, मतलब आप किसी लोन के लिए सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं, ऐसे ही जनरली किसी को डिलीवरी ऑफ गुड्स या डिलीवरी अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हैं, तो दैट्स कंसिडर एज ए बेलमेंट। ओके, तो ये डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में। सो यहाँ पर अगेन 2 पार्टीज होती हैं हर एक कॉन्ट्रैक्ट में। सो यहाँ पे जो पार्टी होगी अंडर दी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, क्या बोलेंगे, जो डिलीवरी ऑफ गुड्स देगा, मतलब जो अपनी एसेट्स रखेगा एज ए सिक्योरिटी, कॉल्ड प्लेजर और पॉनर। और जिस पर्सन के पास रखेगा, सपोज बैंक से अगर लोन लिया है तो बैंक क्या होगी, पॉनी और दी प्लेजी, और जो बोरोवर है वो होगा आपका प्लेजर और प्लेजी। फाइन, सो द बेली इन केस ऑफ प्लेज इज कॉल्ड द प्लेजी और पॉनी एंड द बेलर इज कॉल्ड प्लेजर और पोनी। एग्जाम्पल भी है आपका पॉनर। फॉर एग्जाम्पल, दिस एक्स हैंड ओवर इज वॉच टू बाय फॉर द रिपेयर। ओके, वाई को दिए आपने, किस लिए दिए, रिपेयर के लिए, तो वो क्या है, इट इज़ अ केस ऑफ बेलमेंट। बट इफ एक्स हैंड ओवर हिज वॉच टू बाय एज ए सिक्योरिटी फॉर ए लोन ऑफ ₹50, इट इज़ अ केस ऑफ प्लेज। आपने उससे बोरो किया है ₹50, उसके लिए आप उसे वॉच दे रहे हो कि चलो जब तक मैं आपको पे नहीं करता मेरी वॉच रख लो, तो वो क्या है, आपका प्लेज होगा। ओके, सो वी कैन से अ प्लेज इज ऑलवेज अ बेलमेंट, बट अ बेलमेंट नीड नॉट ऑलवेज बी अ प्लेज। ओके, ये प्लेज नहीं, बेलमेंट नहीं होगा, प्लेज होगा आपका। ओके, ये जो है प्लेज है। सो ये क्या कहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में है वो आपका बेलमेंट माना जाएगा, बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नॉट नेसेसरी बी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में क्या है, एज ए सिक्योरिटी रखने की आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, और जबकि बेलमेंट में क्या है, सिर्फ आप डिलीवरी ऑफ गुड्स दे सकते हैं किसी भी इंटेंशन से। फाइन, देन है आपका एसेंशियल एलिमेंट्स और कंडीशन और ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज क्या है, और ये यू कैन से फीचर्स क्या है। फर्स्ट, डिलीवरी ऑफ गुड्स। ओके, डिलीवरी ऑफ गुड्स होनी चाहिए फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। सेकेंड, डिलीवरी ऑफ गुड्स शुड बी बाय द वे ऑफ सिक्योरिटी। सेकेंड, ये मेन कंडीशन है कि आप डिलीवरी ऑफ गुड्स तो दे रहे हैं, दैट्स फाइन, लेकिन वो आपकी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि आप एज ए सिक्योरिटी दे रहे हैं,
उसको यूज़ करने के लिए नहीं दे रहे हैं अदर पर्सन को। आपने लोन लिया है तो उस बात की श्योरिटी के लिए आप उसको एज ए सिक्योरिटी दे रहे हैं। फाइन। देन है जुडिशियल राइट। जुडिशियल राइट मतलब जो पानी है, मीन्स जो प्लेजी है जिसके पास आपने रखी है सिक्योरिटी, सपोज बैंक, तो वो क्या है, उसके पास लीगल राइट्स होने चाहिए आपकी सिक्योरिटी को अपने पास रखने का। कैसे लीगल राइट होगा कि आपने अपनी मर्जी से वॉलेंटरली उसको दिया है, उसने बाय फोर्स या थ्रू मिसरिप्रेजेंटेशन, थ्रू दी अनड्यू इन्फ्लुएंस आपसे नहीं ली है आपकी प्रॉपर्टी, आपकी एसेट्स। ओके, सो दैट मीन बाय जुडिशियल राइट। और नेक्स्ट कंडीशन है मूवेबल गुड्स। कोई भी गुड्स, जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तभी आपका हो सकता है जब आप डिलीवरी ऑफ गुड्स दें। अब डिलीवरी ऑफ गुड्स तो आप तभी दे सकते हैं जब वो गुड्स जो है मूवेबल नेचर की हो, ओके, मूव करना पॉसिबल हो उसके लिए। तो ये भी कंडीशन है आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के लिए। ओके, देन है डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज एंड बेलमेंट। जैसे हमने डिस्कस किया दोनों टॉपिक, तो दोनों में डिफरेंस भी है। सो फर्स्ट क्या है डिफरेंस, पर्पस। पर्पस क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज का, अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। किस बात की लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, लोन के लिए या परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के लिए। एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में क्या पर्पस होता है, आप बस गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स देते हैं, वो किसी पर्पस के लिए भी हो सकता है। सपोज़ कि आप रिपेयर करने के लिए देते हैं, या फिर अपनी फ्रेंड को उसको स्टडी करने के लिए देते हैं, या अपने नेबर को देते हैं वो यूज़ करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए, तो वो किसी भी पर्पस से हो सकता है। फाइन। देन है राइट टू यूज़ गुड्स। कौन यूज़ कर सकता है, तो जो बेलमेंट है, बेलमेंट में तो डिलीवरी ऑफ गुड्स आप इसलिए देते हैं, मतलब जो बेली है वो यूज़ कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। सपोज जैसे आप अपनी फ्रेंड को बुक दे रहे हैं तो वो तो उसके यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, आप अपने नेबर को कार दे रहे हैं, ओके, तो वो भी उसके यूज़ करने के लिए दे रहे हैं। बट अगर आप जो मैकेनिक को अपना मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं, अपना टेलीविज़न दे रहे हैं रिपेयर करने के लिए, तो वो उसके यूज़ के लिए तो नहीं दे रहे ना, तब वो यूज़ नहीं कर सकता है। ओके, सिमिलरली अगर आप टेलर को क्लोथ दे रहे हैं आपकी ड्रेस स्टिच करने के लिए, तो वो भी आप उसको यूज़ करने के लिए नहीं दे रहे हैं, तब भी वो यूज़ नहीं कर सकता। सो वी कैन से इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट द बेली मे डू सो इफ़ द टर्म ऑफ बेलमेंट प्रोवाइड सो। ओके, अगर कॉन्ट्रैक्ट में है ये ऐसी टर्म यूज़ करने की तो कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं कर सकता। लेकिन इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में जो पॉनी है वो नहीं यूज़ कर सकता। मीन बैंक के पास अगर आपने अपनी कुछ भी सिक्योरिटी रखी है तो बैंक उसको यूज़ नहीं कर सकता, सिर्फ अपने पास एज ए सिक्योरिटी रखेगा। देन है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट मीन्स कि जो पॉनी है, पॉनी मतलब जिसके पास आपने रखी है सिक्योरिटी, वो इसको यूज़ कर सकता है अगर जो बोरोवर है वो फेल हो जाता है लोन अमाउंट को पे करने में। फाइन। So in case of default by the pawnbroker to prepay the debt, the pawnee may after giving a notice to the pawnbroker sell the goods pledged with him. Okay, तो अपने आपने जो सिक्योरिटी रखी है उसके पास, उसको सेल करके अपना डेट को रिकवर कर सकता है पर्सन pawnee. बट इन केस ऑफ बेलमेंट, बेली में ईदर रिटेन द गुड्स और स्यू फॉर हिज चार्जेस। वो क्या है, या तो गुड्स को अपने पास रख सकता है या फिर चार्जेस के लिए स्यूट कर सकता है, बट उसको रीसेल नहीं कर सकता जो भी गुड्स उसके पास है। फाइन। देन द नेक्स्ट डिफरेंस है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन एक्सचेंज, ओके, समथिंग इन रिटर्न। तो है ना, बैंक से आप क्या है लोन लेते हैं तभी तो उसके अगेंस्ट आप उसको सिक्योरिटी देते हैं, मीन्स कंसिडरेशन नेसेसरी है, एग्जिस्ट करता है। लेकिन इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कंसिडरेशन जो है वो नेसेसरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर आपने रिपेयर के लिए अपनी जो है कार दी है तो उसमें है कंसिडरेशन, आप पेमेंट करेंगे रिपेयर चार्जेस का और वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा मैकेनिक। और सिमिलरली जैसे अगर आपने जो है आपका ग्रेट्यूटस बेलमेंट है, ग्रेट्यूटस में है कि आपने अपने नेबर को कार दी है कहीं जाने के लिए, अपनी फ्रेंड को आपने बुक दी है स्टडी करने के लिए, तो वहाँ पर कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन वो फिर भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होगा। फाइन। द नेक्स्ट डिफरेंस है लाइन। लाइन पता है आपको, राइट टू रिटेन द गुड्स। तो इन केस ऑफ प्लेज लाइन कैन बी एक्सरसाइज इवन फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर जो बोरोवर है वो सिर्फ इंटरेस्ट भी नहीं पे कर पाता ना इवन, तो भी आप अपनी जो सिक्योरिटी रखी है आपके पास उसको रिटेन करके रख सकते हैं। और इन केस ऑफ बेलमेंट लाइन कैन बी एक्सरसाइज ओनली फॉर द लेबर एंड स्किल स्पेंड। आपको जितनी सर्विसेज दी हैं आपने, जैसे मैकेनिक ने अपनी जितनी सर्विसेज आपको दी हैं सिर्फ उतने के लिए आपकी गुड्स को रिटेन कर सकता है, उससे ज़्यादा के लिए नहीं। फाइन। देन है नेक्स्ट टॉपिक प्लेज बाय नॉन ऑनर ऑफ गुड्स। मीन्स जनरली रूल क्या है कि जो अपनी गुड्स है या प्रॉपर्टी है वही पर्सन एज ए सिक्योरिटी रख सकता है किसी पर्सन के पास जो उसका ऑनर हो।
लेकिन ये जो है इस जनरल रूल का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि मीन्स एक पर्सन जो कि ऑनर नहीं है फिर भी आपकी गुड्स को, आपकी प्रॉपर्टी को किसी अदर पर्सन के पास एज ए सिक्योरिटी रख सकता है और वो वैलिड माना जाएगा। फाइन। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं, कौन है जो नॉन ऑनर्स में पर्सन रख सकता है। सो फर्स्ट है प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट पता है आपको, एक एजेंट जो हायर करता है प्रिंसिपल, किस लिए हायर करता है, ताकि वो उसके बेसिस पर उसके लिए ट्रेड कर सके, उसके लिए सेल परचेज कर सके। फाइन। तो कब कर सकता है लेकिन एक एजेंट, वो भी कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या कंडीशन है? फर्स्ट, मर्केंटाइल एजेंट मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ द गुड्स और डॉक्यूमेंट और द टाइटल ऑफ द गुड्स। उसके पास क्या है, गुड्स उसके अंडर होनी चाहिए, उसके पोजीशन में होनी चाहिए, और इसके पास जो ऑनरशिप का जो डॉक्यूमेंट है वो भी होना चाहिए, देन ओनली। एंड सेकेंड है दिस पोजीशन इज़ विद द कंसेंट ऑफ द ट्रू ऑनर। ट्रू ऑनर मतलब प्रिंसिपल ने ही उसको ये पोजीशन दी हो, गुड्स मतलब गुड्स जो है प्रिंसिपल ने उसको दी हो इस इंटेंशन से कि वो किसी और के पास सिक्योरिटी रख सके। एंड द पॉनी एक्ट्स इन अ गुड फेथ। पॉनी मतलब जिसके पास रख रहा है एजेंट एज ए सिक्योरिटी, उसने भी ऑनेस्टली उसको एक्सेप्ट किया हो, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड ना किया हो। एंड नेक्स्ट, द पॉनी हैज़ नो नोटिस ऑफ द पॉनर्स डिफेक्टिव टाइटल। और उसको मतलब पॉनी को पहले से कोई पता ना हो कि जो ऑनर है उसको, वो खुद ही उस चीज़ जो गुड्स दे रहा है मुझे, वो खुद भी ऑनर नहीं है, इस बात की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज मर्केंटाइल एजेंट जो कि रख सकता है। देन सेकेंड है आपका प्लेज बाय पर्सन हैविंग अ लिमिटेड इंटरेस्ट इन द गुड्स। ओके, एक पर्सन जिसका लिमिटेड इंटरेस्ट है गुड्स में वो भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर है एग्जाम्पल, ए फाइंड्स अ साइकिल ऑन द रोड एंड गेट्स इट्स रिपेयर फॉर ₹50। ओके, ए जो है उसको साइकिल मिली कहीं भी रोड पर, उसको सही कराया, उसने रिपेयर कराया, उसके ₹50 खर्च हो गए। एंड प्लेज्ड विद द बी फॉर ₹100। उसने बी से ₹100 क्रेडिट लिए हैं, ओके, बोरो किए हैं, और उसके लिए उसको वो साइकिल दे दी कि तुम रख लो। ओके, जब तक मैं तुम्हारा ₹100 नहीं पे करता तब तक तुम इसको रख लो। अब जो है वो ट्रू ऑनर आ गया, रियल ऑनर जो था वो आ गया। तो फिर रियल ऑनर जो है वो बी से, जिसके से कि ए ने ₹100 लिए थे, बट वो बी से ₹50 पे करके ही अपनी साइकिल ले सकता है। ओके, क्योंकि उसने ए ने कितना खर्च किया है, सिर्फ 50 खर्च किया है, उसके ऊपर तुम कितना भी बोरो करो वो उसकी ही हैंडिक होगी, मतलब ए को पे करना पड़ेगा। बी जो रियल ऑनर है वो सिर्फ 50 पे करने के लिए लायबल होगा। ओके, दैट मीन बाय लिमिटेड इंटरेस्ट। ओके, कितना लिमिटेड है, जितना आपने एक्सपेंस किया है। देन ए प्लेज बाय पर्सन इन पोजीशन ऑफ गुड्स अंडर ए वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता है वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब किसी एक पार्टी की फ्री कंसेंट नहीं होती है तो उसके ऑप्शन पर, ओके, उसकी चॉइस पर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वर्डेबल होता है। तो अगर ऐसे पर्सन के पास प्रॉपर्टी है जिसकी अभी तक कंसेंट अपने नहीं दी है, कंफर्म नहीं किया है, तो क्या है वो वर्ड मतलब उसको पोजीशन में रख सकता है। एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा है, महेश बाय फ्रॉड इंड्यूस सुरेश टू सेल गुड्स। ओके, सुरेश को फोर्स किया उसने कि वो उसको सेल कर दे अपनी गुड्स। महेश प्लेज दीज गुड्स विद बिहारी हु एक्टेड इन गुड फेथ। उसने गुड्स ले ली महेश उससे, सुरेश से, थ्रू दी अनड्यू इन्फ्लुएंस, थ्रू दी फ्रॉड, और उसको किसी और के पास प्लेज एज ए सिक्योरिटी रख दी बिहारी के पास। अब जो पर्सन के पास रखी उसने तो ऑनेस्टली रखी अपने पास, उसे नहीं पता था कि इसने थ्रू दी फ्रॉड या कैसे अपने पास ली है, उसकी है या नहीं। सो हैज़ नो नॉलेज ऑफ फ्रॉड। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड माना जाएगा। ओके, महेश ऑल्दो की ऑनर नहीं है लेकिन फिर भी उसने दे दी है एज अ सिक्योरिटी, तो उसको भी वैलिड माना जाएगा, क्योंकि जो लेने वाला पर्सन है पौनी बिहारी, वो क्या है, उसने ऑनेस्टली ली है। फाइन। देन और कौन रख सकता है गुड्स एज ए प्लेज बाय द को ऑनर। जब एक एसेट्स के, एक प्रॉपर्टी के मोर देन वन ऑनर होते हैं तो कोई भी पर्सन रख सकता है ना, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म के केस में होता है। देन है प्लेज बाय सेलर इन पोजीशन आफ्टर सेल। ओके, सेलर के पास गुड्स हैं, अभी तक उसने सेल कर दिए लेकिन अभी तक डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं दी है बायर को, तो फिर अगर बायर डिनाई कर देता है तो ऑफकोर्स वो रख देगा एज ए सिक्योरिटी अपनी, क्योंकि तब तक उसके पास ही है उसका पोजीशन। ओके, देन प्लेज बाय बायर इन पोजीशन बिफोर सेल। ओके, कोई भी बायर है, सपोज उसने आपसे गुड्स ले लिए, जैसे कार ले लेते हैं ना, ट्रायल के लिए दे देते हैं कंपनी, तो अगर सपोज बायर के पास है वो फॉर द ट्रायल, अब वो जो है सेल परचेज तो नहीं किया उसने लेकिन अभी तक, लेकिन फिर भी वो उसे रख सकता है एज ए
सिक्योरिटी मतलब एज ए प्लेज बाद में उसको पेमेंट कर दे, ओके, तो वो वैलिड सेल और परचेज माना जाएगा। फाइन। देन है राइट्स ऑफ द पॉनर। पॉनर पता है आपको, जो डिलीवरी ऑफ गुड्स दे रहा है, मीन्स जो बोरोवर है, जिसने लोन लिया है, तो उसके पास क्या क्या राइट्स होंगे? राइट टू रिडीम डेट, कि डेट पे करे, मतलब जो लोन लिया है उसको पे करे। राइट टू रिसीव बैक ऑफ द गुड्स, ओके, गुड्स जो एज ए सिक्योरिटी रखी है उसको लेने का भी राइट है। राइट टू रिसीव द इंक्रीज, मतलब अगर जो सिक्योरिटी रखी है उसमें कोई इंक्रीमेंट हो जाता है तो वो भी लेने का राइट रखता है। जैसे अगर आपने अपने शेयर्स रखे हैं तो शेयर के ऊपर अगर डिविडेंड मिल गया है तो आप वो डिविडेंड भी ले सकते हैं उस पर्सन से, और प्लस अपना प्रिंसिपल शेयर्स भी ले सकते हैं। फाइन। सो ये राइट्स है पॉनर के पास। देन उसकी कुछ ड्यूटी भी होंगी। क्या ड्यूटी है? ड्यूटी टू रीपे द डेट, जो लोन लिया है उसको देना चाहिए ना, देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी। ड्यूटी टू पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय पॉनी, अगर कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस कर दिए पॉनी ने तो वो भी आप देंगे। सपोज़ कि आपके पास हॉर्स है, आपने हॉर्स दिया है किसी लेंडर को कि आप हॉर्स रख लो मेरा, तब तक मैं पेमेंट नहीं करता लोन की, तो अब हॉर्स जो है सपोज़ आपका इल हो गया, ओके, बीमार हो गया किसी वजह से, तो फिर उसने क्या है उसके मेडिकल एक्सपेंसेस खर्च किए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको मेडिकल एक्सपेंसेस पे किए जाएँ, ओके। सो दैट मीन बाय एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट और रिस्क, ओके, अगर आपको पता था कि आपकी जो गुड्स आपने रखी है एज ए सिक्योरिटी उसमें कोई भी डिफेक्ट है, ओके, कोई भी फॉल्ट है, तो आपने उसको नहीं बताया है पॉनी को और उसको कोई लॉस हो जाता है तो फिर वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कॉम्पनसेट करने की। फाइन। सो ये राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं आपके पॉनर के। सिमिलरली पॉनी के आपके राइट्स क्या हैं? राइट टू रिसीव द पेमेंट ऑफ द डेट, ओके, आप क्योंकि उसने आपको दिया है लोन तो ऑफकोर्स लेने का राइट रखता है लोन। राइट टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, अगर कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस कर दिए हैं आपकी सिक्योरिटी ऑफ गुड्स के लिए तो वो भी लेने का राइट रखता है। राइट टू पर्टिकुलर लाइन, पर्टिकुलर लाइन मतलब अगर आप उसके एक्सपेंसेस को नहीं पे करते हैं तो आपकी गुड्स को रिटेन रख सकता है। राइट टू एंजॉय द गुड्स टाइटल टू द गुड्स प्लेज, और उसका मतलब अगर आप फेल हो जाते हैं लोन पे करने में तो आपकी गुड्स को वो सेल कर सकता है मार्केट में एज ए ट्रू ऑनर, ओके, रियल ऑनर, क्योंकि आप फेल हो गए हैं पे करने में डेट, तो आप वही ऑनर माना जाएगा उसका। देन है ड्यूटीज़ ऑफ द पॉनी और प्लेजी। क्या ड्यूटी है? ड्यूटी टू रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स प्लेज, आपने जो गुड्स ऐसी सिक्योरिटी रखी है किसी के पास तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना उसको टेक केयर करे, तो रीजनेबल टेक केयर करना है उसका। द ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स ऑन रिसीव ऑफ फुल ड्यूज, आपने लोन लिया है, लोन पे कर दिया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना बैंक की या लेंडर की आपको आपकी सिक्योरिटी रिटर्न कर दे। देन है ड्यूटी टू मेक एनी अनऑथराइज नॉट टू मेक एनी अनऑथराइज यूज़ ऑफ द गुड्स प्लेज, ओके, कोई गलत यूज़ ना करे उस सिक्योरिटी का, प्रॉपर्टी का जो आपने रखी है उसके पास। ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स प्लेज विद हिम इज़ ऑन, ओके, अपनी गुड्स के साथ ना मिक्स करे, जो भी एक बेली के थे ना वही सेम यहाँ पर है। ड्यूटी टू रिटर्न द एग्रीगेशन टू द गुड्स, एग्रीगेशन मतलब कोई भी इंक्रीज अगर हो जाता है एज ए सिक्योरिटी, जो गुड्स आपके पास रखी है, प्रॉपर्टी रखी है, तो वो भी आप रिटर्न करने के लिए लायबल होंगे एज ए प्लेजी मनी। ड्यूटी नॉट टू डू एनी एक्ट इन वायलेशन ऑफ द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और क्या ड्यूटी बनती है प्लेजी की? जो भी आपने टर्म एंड कंडीशन रखी है कॉन्ट्रैक्ट में वही सब आप फॉलो करें, उनको ब्रीच ना करें, उनको वायलेट ना करें। फाइन। सो दीज आर द ड्यूटीज़ हैं आपकी प्लेजी की, पॉनी की। देन है आपके लीगल पोजिशन ऑफ द फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स, आपने पढ़ा था फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, तो एक जो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है उसकी क्या लीगल पोजीशन होती है, मीन्स इन द आइज़ ऑफ लॉ वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, क्या उसके राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज़ होंगे, वो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स क्या होता है? फाइंडर ऑफ गुड्स is the person who finds some goods which do not belong to him and takes them in his possession, okay, वही होता है फाइंडर ऑफ गुड्स, जो कि उसको कोई गुड्स मिलती हैं बट वो उसका ऑनर नहीं होता है और उनको अपने अंडर ले लेता है, रख लेता है। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, क्या आपको गिवन है डेफिनेशन ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स? A person who finds goods belonging to another and takes them into his custody is subject to the same responsibility as the bailey, उसकी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी जो कि एक बेली की होती है, मतलब कि फाइंडर ऑफ गुड्स को बेली माना जाएगा, ओके। बेली के बारे में हमने किया है, क्या उसके राइट्स एंड ड्यूटी होते हैं वो आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में, तो वो माना जाएगा, ओके। एज ए बेली क्या है, मतलब उसको रिटर्न करना पड़ेगा, उसकी टेक केयर करनी पड़ेगी और उसके जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो ले सकता है ऑनर से, ट्रू ऑनर से।
Thus the legal position of the finder of goods is the same as that of a bailey. फाइन, सेम होता है. क्या राइट्स है फाइंडर ऑफ गुड्स? राइट्स टू ए फाइंडर ऑफ गुड्स. ओके, गुड नहीं, गुड्स है. सो फर्स्ट राइट है राइट टू लाइन. ओके, राइट टू लाइन, LIEN लिखना. राइट टू लाइन में क्या है कि वो गुड्स को रिटेन कर सकता है. किस बात के लिए रिटेन कर सकता है? अगर उसने ट्रू ऑनर को सर्च करने में जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं, अगर ट्रू ऑनर उसको वो एक्सपेंसेस नहीं पे करता है तो. फाइन. So finder of goods has a right to line over the goods for his expenses. Fine. The second is right to sue for the reward. अगर true owner ने कोई reward रखा है अपनी lost goods के ऊपर, lost property के ऊपर, तो वो reward लेने के लिए भी right रखता है. Where the owner has announced a reward for the recovery of lost article, the finder has the right to retain the goods till he receive for the reward. Fine. Award. देन राइट टू ऑफ सेल. राइट टू सेल ऑफकोर्स अगर जो ऑनर है वो उसको नहीं पे करता है उसके एक्सपेंसेस या उसको रिवॉर्ड नहीं देता है तो भी फिर वो उसको सेल करके अपने एक्सपेंसेस को कॉम्पनसेट कर सकता है, रिकवर कर सकता है. तो यहाँ कुछ कंडीशंस है कब कर सकता है. फाइंडर ऑफ द गुड्स में सेल द गुड्स फाउंड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस. क्या सर्कमस्टांसेस है? फर्स्ट, इफ़ द ऑनर हैज़ कैनॉट बी फाउंड बाय द रीजनेबल एफर्ट्स. उसने बहुत कोशिश की लेकिन उसको ऑनर नहीं मिला, ट्रू ऑनर नहीं मिला, तो सेल कर देगा ऑफकोर्स. देन सेकेंड, इफ़ द ऑनर रिफ्यूजेस अपॉन डिमांड टू पे द लॉफुल चार्जेस टू द फाइंडर. ओके, फाइंडर उसको बोलता है मैंने जो भी एक्सपेंसेस किए हैं आपको सर्च करने में आपको वो देने पड़ेंगे तो मैं आपको दूंगा. तो ऑनर अगर मना कर दे, डिनाई कर दे कि नहीं नहीं मैं नहीं पे करूँगा, कुछ भी ऐसी दो मेरी गुड्स, तो वो सेल कर सकता है, रीसेल कर सकता है. एंड थर्डली, article is of perishable nature or that which loses most of its value with the passage of time. Okay, अगर जो आर्टिकल है जो मिली है फाइंडर को वो इस नेचर की है कि वो जल्दी डिस्ट्रॉय होने वाली है, ख़राब होने वाली है, तो ऑफकोर्स आप उसको सेल कर देंगे और फिर जो अपने जब भी अमाउंट रिसीव होगा वो आप ट्रू ऑनर को दे देंगे अगर वो मिल जाता है तो. And lastly, if the lawful charges of the finder in respect of goods found amount to be 2/3 of their value, मतलब कि अगर जो गुड्स आपको मिली हैं उसके रिपेयर पे, उसकी मेंटेनेंस पे आपने इतने 2/3 उसकी जो वैल्यू है उसका 2/3 आपने खर्च कर दिया है तो फिर आप उसको रीसेल कर देंगे. ऑनर को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर ऑनर के लिए तो वो वैल्यूएबल ही नहीं रही ना अगर आपको इतना ज़्यादा पे कर देगा तो, इसलिए. फाइन. देन है नेक्स्ट ड्यूटीज़ हैं फाइंडर ऑफ गुड्स की. क्या ड्यूटीज़ हैं? वही जो एक बेली की होती हैं क्योंकि फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स की पोजीशन वही है बेली वाली, इसलिए. ही इज़ फर्स्ट है ड्यूटी, ही इज़ एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ द गुड्स. ओके, जब तक ऑनर नहीं मिल जाता तब तक उसकी टेक केयर करनी पड़ेगी गुड्स की विच ही फाउंड. ही शुड नॉट मिक्स हिज ऑन गुड्स विद दोज फाउंड. ओके, उसको अपनी गुड्स के साथ मिक्स ना करें जो कि उसे मिली है. ही मस्ट टेक ऑल द नेसेसरी मेजर्स टू फाइंड आउट द ऑनर ऑफ द गुड्स एज सून एज ही इज़ फाउंड आउट ही मस्ट रिटर्न टू द गुड्स. ओके, और उसे हर एक पॉसिबल कोशिश करनी चाहिए ट्रू ऑनर को सर्च करने की, फाउंड करने की, और अगर वो मिल जाता है तो उसको रिटर्न भी कर दे गुड्स. ओके, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. एंड फोर्थ, द फाइंडर ऑफ द गुड्स मस्ट नॉट यूज़ द गुड्स फाउंड फॉर हिज पर्सनल यूज़. ओके, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि किसी की अगर गुड्स आपको मिली है तो आप अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उसको ना यूज़ करें, उसको रखें, ऑनर को सर्च करें और उसको ही दे दें. फाइन. सो दीज आर दी ड्यूटीज़ ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स. ना टॉपिक जहाँ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से. इस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन आते हैं? डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं जनरली. जैसे फर्स्ट है आपका डिफाइन द प्लेज एंड एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स. ओके, तो हमने डिस्कस किया एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं. देन सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज एंड बेलमेंट. ये भी कर सकते हैं आप. राइट डाउन द ड्यूटीज़ एंड राइट्स ऑफ पॉनी. ओके, पॉनी के बारे में लिखना है, पॉनर के बारे में नहीं लिखना है, ध्यान से इसको लिखना. देन व्हाट इज़ द लीगल पोजीशन ऑफ ए फाइंडर ऑफ लॉर्ड्स गुड्स. ओके, क्या लीगल पोजीशन होती है? बेली होती है. ओके, एज ए बेली होता है वो, और उसकी क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज़ है, वो आप एक्सप्लेन करेंगे. फाइन. सिमिलरली, और इसको क्वेश्चन को कैसे पूछ सकते हैं? डिस्कस द राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स. डायरेक्टली पूछा है तो सिर्फ राइट्स एंड ड्यूटी ही बताएंगे, और फर्स्ट में लीगल पोजीशन है तो उसका मीनिंग, डेफिनेशन और एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे, और राइट्स एंड ड्यूटीज़ ही बताएंगे अकॉर्डिंग टू मार्क्स. ओके, फाइन. आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज.